प्लस कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टडी कर लिया है? सर प्रीवियस क्लास में हमने इलाबोरेट करके टाइप कन्वर्जन देखा था एंड आपने कहा था बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ के आने, और आज पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। आप एग्जांपल के थ्रू सर वो टाइप कास्टिंग को पूरे तरीके से समझाए थे। Okay, so there are two types of type conversion or typecasting: implicit and explicit. We have understood implicit is when we convert from lower order data type to higher order data type, and it is when we convert from higher order to lower order data type. ठीक है, अब ये ऑर्डर कैसे पता चले कि कौन सा लोअर ऑर्डर का है, कौन सा हायर ऑर्डर का है? तो एक सीक्वेंस हम लोगों को बताया गया है, दैट इज नोन एज द हायरार्की ऑफ अपर डेटा टाइप्स. ओके, जस्ट अ मोमेंट. Okay, for that I would like to present my screen to discuss. ये हम verbally बता दे रहे तब तक. See, we have 8 primitive या primary data types in Java. Okay, इसको एक sequence में बता रहे हैं और यही हमारा एक hierarchy maintain करता है. So the hierarchy goes in this order. First data type is Boolean, which is of the lowest order. Then we have byte, then char, short, int, long, float and double. Okay, 8 हो गए: boolean, byte, char, short, int, long, float and double. In fact, more than 8, I think. It's 9, right? Okay. So ये सबसे पहला जो डेटा टाइप हमने बोला कि boolean, that is of the lowest order data type. So उससे लोअर में और कुछ हम लोग नहीं जा सकते हैं. तो सबसे लोएस्ट जो हम लोग एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑफ boolean टाइप. Boolean is always giving us the answers in the form of true or false. So boolean को हम लोग डायरेक्टली यूजुअली नहीं करते हैं. हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे कंडीशन को टेस्टिफाई करना रहता है और उसके बेसिस पे रिजल्ट इवेलुएट करना है, तब boolean को लगाते हैं. बाइट इज अगेन अ टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो कि हमारे एक बहुत छोटे से रेंज के लिए काम करता है. Then we have char. Char is for character data type. When we have to input a single value from the keyboard, either it could be a letter or a digit or white space. तो वो सब हमारा char डेटा टाइप में चला जाता है. Short is again a numeric data type, but of a longer range or a larger range as compared to byte. उससे ज्यादा रेंज का हम लोग देखते हैं तो इंट हमें मिल जाता है. सो अगर किसी को याद है, सी में हम लोग के पास जो इंट डेटा टाइप का जो रेंज था, आई वुड लाइक टू राइट इट डाउन ओवर हियर. In C we had the range of int data type from -32768 up till 32767. मतलब -32768 से लेकर के पॉजिटिव साइड में 32767 तक ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप का रेंज होता था इन सी प्रोग्रामिंग. एग्जैक्टली यही रेंज जो आया वो जावा में हमारे पास शॉर्ट का मिल गया. शॉर्ट इज अ शॉर्टकट फॉर शॉर्ट इंटीजर, और इंट का जो रेंज बन गया वो बढ़ गया. इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है ये रेंज कैसे बढ़ गया. इट्स बिकॉज ऑफ द बिट वैल्यू ऑफ द कंपाइलर. ठीक है, हमारे पास जो टर्बो सी कंपाइलर था वो 8 बिट 16 बिट तक का रहता था. देन वी हैड, जस्ट अ मोमेंट. ओके, राइट. सो वहां पे हमारे पास 8 बिट या 16 बिट का कंपाइलर था, इसीलिए उसका रेंज या कैपेसिटी कम था एज कंपेयर टू जावा. जावा में हमारे पास कंपाइलर का बिट वैल्यू जो है वो 32 बिट 64 बिट तक भी चला गया है. दैट्स व्हाई हमारे पास हायर रेंज अवेलेबल है, जिसके चलते हम लोग लार्जर वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं इन ए डेटा टाइप. सो ये जो रेंज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, -32767 से लेकर के प्लस साइड में 327, सॉरी 67, इधर इस साइड में 32768 होगा, है ना.
ये रेंज हमारे पास सी में था इंट के लिए, यही रेंज हमारे पास बन गया जावा में शॉर्ट के लिए। एंड इंट के लिए अगर हायर रेंज मिल गया है, दैट इज अगेन अनदर थिंग दैट वी कैन डिस्कस अपॉन। सो सिमिलर टू दैट, इंट के बाद हमारे पास लॉन्ग आया। Long is again a short form for long integer. So long integer, for example, let's say if I have supposed to write the phone number of a person, phone number minimum 10 digits होता है हमारे पास, है ना। और उसमें अगर अगर अगेन हम कंट्री कोड या रीजन कोड लगा देते हैं तो वो 12 डिजिट तक चला जाता है। तो उतने बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास, एंड अगेन इट्स एन इंटीजर नंबर, तो हमें ऐसे नंबर्स को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप चाहिए था, तो वो हमारा लॉन्ग इंट में चला जाता है। Then we have the float and double. Float and double are also of numeric data type but of uh, uh, fractional type, है ना, डेसिमल वैल्यूज जिसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे हमें दो डेटा टाइप मिलता है, एक फ्लोट है और एक डबल। फ्लोट वी हैव यूज्ड, वी हैव अंडरस्टूड इन सी प्रोग्रामिंग। वन मोर डेटा टाइप दैट इज अवेलेबल फॉर फ्रैक्शनल वैल्यू इज डबल डेटा टाइप। दो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा डिफॉल्ट है, क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्लोट इज ऑफ लोअर प्रिसीजन and double is of higher precision. Default data type that we considered out of the two is the double data type. What does it mean? So suppose in our program we have written somewhere float d equals 2.87। आई थिंक प्रीवियस क्लास में भी इसको बताए थे शायद प्रेरणा, आज Yes, फिर sir. एक बार Yes, देख लेते sir. हैं, है ना। सो ये ना हम लोग का एक एरर वैल्यू जनरेट कर देगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल जो लिया है डी, वो फ्लोट डेटा टाइप का है। सो इट इज एक्सपेक्टिंग कि राइट हैंड साइड में भी एक फ्लोट वैल्यू मिलेगा, जो कि देखने से तो लग रहा है कि 2.87 इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, तो ये फ्लोट डेटा टाइप को जस्टिफाई कर रहा है। और अगेन ये हमारा फ्रैक्शन के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट तक जा रहा है, तो ये लोअर प्रिसीजन के अंदर भी आता है। सो इट इज जस्टिफाइंग या सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरिया फॉर बीइंग कॉल्ड एज अ फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये 2.87 जब हम लिखते हैं ऐसे, या कोई भी हम फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हैं जावा में, ये बाय डिफॉल्ट डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। सो जिसके चलते इनकंसिस्टेंसी हो जाता है इस पूरे सेंटेंस या उस पूरे इंस्ट्रक्शन में, कि लेफ्ट हैंड साइड में वी वर एक्सपेक्टिंग a float type of value, on the right hand side you are feeding us a double type of value. So how can we convert it? So एक सिंपल सा रूल है कि यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए, you have to simply write it down as f 2.87 f. So the whole 2.87 converts from double to float data type. That does not mean कि हम डबल में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे d लिख दें, इंटीजर में कन्वर्ट करें तो i लिख दें, नहीं, ये सिर्फ रूल फ्लोट के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट हमारा डबल डेटा टाइप पे काम करता है। सो जहां हम लोग सी प्रोग्रामिंग में फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज करते थे कन्वीनियंटली, इन जावा इट इज सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लोट वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन डबल डेटा टाइप। ठीक है, सो डबल सी अगर हम कर देते हैं इक्वल्स 2.987 समथिंग लाइक दिस, सेमीकोलन। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम से जावा में आप कभी भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू को लेके काम करोगे, यू मस्ट मोस्टली कंसर्न पिक द डबल डेटा टाइप एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, फ्लोट को अवॉइड करना चाहिए, नथिंग, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट द थिंग इज दैट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा डेटा टाइप पिक करना है आउट ऑफ द टू, सो यू मस्ट ऑलवेज पिक डबल एज द डिफॉल्ट डेटा टाइप। और अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि फ्लोट डेटा टाइप का वैल्यू लेना है, तो अगेन यू हैव टू राइट इन दिस ऑर्डर 2.87 f। लेकिन ये बात यहाँ तक तो सही है कि हम लोगों ने क्या किया कि फ्लोट डेटा टाइप का वैल्यू को यहाँ क्वेश्चन या प्रोग्राम में ही लिख दिया, तो f लिख दे रहे हैं। सर क्या रन टाइम पे जब हम वैल्यू लेंगे एक फ्लोट टाइप का, तब क्या वहां पे भी हमको f लिखना पड़ेगा? ठीक है, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, बिकॉज मोस्ट लाइकली या मोस्टली वी एम्फसाइज ऑन कि हम लोग रन टाइम पे वैल्यू डालें, मतलब यूजर से वैल्यू डालें, है ना। क्वेश्चन में या प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस में हम अपने से वैल्यू नहीं लिख दें पहले से, ताकि वो स्टैटिक नेचर का हो जाता है, हम लोग को डायनेमिक नेचर का चाहिए। इट्स लाइक कि हम एटीएम में जब जा रहे पैसा निकालें तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी यू वांट टू विथड्रॉ। So similar to that, every instruction
जहाँ पे हम लोग को कुछ यूजर से फीड कराना चाहिए, वो यूजर के पास छोड़ देना चाहिए कि यूजर तुम इनपुट करो क्या वैल्यू डालना चाहते हो। सो लेट्स से कि यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू है मेरे पास, फ्लोट वेरिएबल है मेरे पास, वहां पे अगर हम 2.87 एफ नहीं लिख के सिर्फ 2.87 लिखते हैं तो क्या होता है, क्या एरर आता है या उसको वो इंटरनली कन्वर्ट कर देता है इनटू डबल, या कुछ वैसा हो रहा है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए इस प्रोग्राम को रन करके ही देख लेते हैं हम लोग। So I'll make it out as comment line and I'll print it out. System dot out dot println value of d is equal to plus d। ठीक है, इतना लिख दिए हैं। नाउ सिंस वी हैव टेकन द वैल्यू एज 2.87 f ओवर हियर, तो वो तो प्रिंट कर जाना चाहिए। लेट्स सी। Okay, ठीक है, by the time it is getting compiled, we can discuss some other things. This type conversion is of very important, is a very important component. We must understand the relationships between the different primitive data types in Java, और इसमें conversion कहाँ से कहाँ होता है। ठीक है, although it seems like a very small thing, but what happens is that okay, we have the output. So see, ये तो result print कर रहा है सक्सेसफुली। व्हाट इफ वी टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम, मतलब जब कंपाइल करने के बाद जब रन हो रहा है सिस्टम में प्रोग्राम, तब वो यूजर से मांगे कि इनपुट द वैल्यू, देन यूजर अगर वहां पे वैल्यू देता है इस तरह से विदाउट गिविंग द एफ अल्फाबेट, तो वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, सो फॉर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या था, प्रिंट एफ था प्रिंट करने के लिए और स्कैन एफ था यूजर से इनपुट कराने के लिए। वहां पे हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हुआ करते थे। हमारे पास जावा में क्या ऑप्शंस है? एनीवन हु नोज व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन जावा टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर? सर स्कैनर क्लास के थ्रू। Okay, so one such option is taking input from the user through scanner class. Okay, any other answer? सर आपने दो बताया था, एक स्कैनर क्लास एंड एक बफर्ड रीडर क्लास। Okay, so we have been through those things. हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, स्कैनर क्लास एंड बफर रीडर क्लास, राइट? ओके, स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली वी मस्ट राइट इंपोर्ट java.util डॉट, आइदर स्कैनर लिख दो यहाँ पे या फिर स्टार सिंबल या एस्टेरिक सिंबल दे देते हैं। Fine. So this is the very first line that we must mention while taking input from the user at runtime. Then वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर ओबी इक्वल्स न्यू स्कैनर, then we'll give an input statement.
देन वेरिएबल डी में हमें इनपुट करना है, तो विल राइट ऑब्जेक्ट नेम दैट इज ओबी डॉट नेक्स्ट फ्लोट विथ एफ कैपिटल, और कोई स्पेस नहीं है बिटवीन नेक्स्ट एंड फ्लोट, सेमीकोलन। ठीक है, दिस इज हाउ वी टेक इनपुट एंड देन यहाँ पे प्रिंट तो कर ही रहा है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन। Okay, so input a number it has mentioned. Let's give the same number 2 point what was that 87 let's say। and इस बार हम लोग f ऐसा कुछ अल्फाबेट कैरेक्टर नहीं दे रहे हैं, जस्ट हम लोग यहाँ पे एंटर मारेंगे। ठीक है, तो सी ये तो परफेक्टली काम कर रहा है हमारे लिए, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब इसी वैल्यू को हम लोग मैन्युअली कोड में लिख करके अगर हम लोग रन करते हैं विदाउट गिविंग द एफ वेरिएबल, एफ सिंबल, एफ कैरेक्टर, तो वहां पे एक एरर जनरेट कर देता है। सो यू हैव टू बी श्योर, बी अवेयर ऑफ कहाँ पे हमको ये एफ सिंबल लिखना चाहिए और कहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ द टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन हैज टू बी प्रोसेस्ड। नेक्स्ट थिंग, प्रेरणा, हैव वी मेंशन्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैनर क्लास? इस लाइन को हमने डिस्कस किया है क्या? सर आपने केवल एग्जाम्पल दे करके वो बताया था कि स्कैनर क्लास के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं, बट उसका और ये बफर्ड रीडर क्लास के बारे में नहीं बताया था सर। बस एक वो था, बस क्या बोलूं, इंट्रो टाइप का था। ओके, see we have two options for taking input from the user at run time। ठीक है, कंपाइल टाइम पे एक होता है, एक रन टाइम पे होता है। यहाँ पे हम लोग रन टाइम पे काम कर रहे हैं। when you go through different programming languages, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ये सिस्टम या ये प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कंपाइल टाइम पे ऑपरेट कर रहा है या रन टाइम पे ऑपरेट कर रहा है। व्हाट डज दिस मीन इज दैट लेट्स से वी हैव सम वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स का वैल्यू हो सकता है आपने कोड में लिख रखा होगा, कुछ वेरिएबल्स का वैल्यू आप यूजर से इनपुट करा रहे होगे, और बाकी कुछ वेरिएबल्स का वैल्यू प्रोसेसिंग में अपना रिजल्ट इनपुट या रिजल्ट रिसीव कर रहा होगा एक कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, तीन वैरायटी हम लोग देख रहे हैं। एक जहां पे एक वेरिएबल का वैल्यू अपने क्वेश्चन में या कोड में ही लिख रखा होगा। दूसरा, प्रोग्राम को जब रन कर रहे हो तब वो एक वैल्यू यूजर से इनपुट करा रहा होगा। एंड तीसरा, जब एक रिजल्ट इवेल्युएट होकर के आउटपुट कहीं स्टोर हो रहा होगा, वो वेरिएबल वहां पे अपना स्टोर करेगा। सो देयर आर 3 सिनेरियोस। पहला जो सिनेरियो वो कंपाइल टाइम पे कर जाता है, जहां पे हम लोग वैल्यू पहले से फीड करके रख देते हैं, तो वो मेमोरी एलोकेशन और उसमें रिजल्ट स्टोर करना वो सारा काम पहले से हो जाता है। यूजर से जो हम लोग इनपुट लेते हैं वो जावा में हमारे पास रन टाइम पे होता है। सो इट्स नॉट लाइक कि हम लोग कंपाइल करते हैं कोड को तो वो मांग लेता है, रादर व्हेन वी रन द प्रोग्राम ओनली देन इट डिमांड्स फॉर द वैल्यू टू बी इंसर्टेड बाय द यूजर। और तीसरा वाला जो है वो तो एग्जीक्यूशन के टाइम में ही हो रहा, मतलब रन टाइम पे ही होता है। व्हाइल यू आर एग्जीक्यूटिंग वो रिजल्ट इवेल्युएट करता है प्रोसेस करने के बाद, और जो भी रिजल्ट आता है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करता है। तो दीज टू लास्ट टू सिनेरियोस वर्क ऑन at run time only। On the other hand, first one is working on at the compilation time। ठीक है, नाउ रन टाइम वाला जो वैल्यूज हम लोग को जो इनपुट करवाना है उसके लिए जावा में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग द स्कैनर क्लास, एंड द सेकंड वन इज द यूजिंग बफर रीडर क्लास। तो अभी आज पहले हम स्कैनर क्लास को समझ लेते हैं, एक दो क्लास स्कैनर क्लास के थ्रू हम लोग कंफर्टेबली कर लेते हैं प्रैक्टिस, देन विल अगेन डिस्कस अबाउट हाउ टू यूज द बफर रीडर क्लास। सो using scanner class, see scanner is a predefined और a library class, inbuilt class भी बोल सकते हैं, पहले से बना हुआ क्लास है जो जावा के लाइब्रेरी में पाया जाता है। स्कैनर क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगेन दीज फंक्शंस आर इनबिल्ट या प्रीडिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शंस। आपको उनमें से सिर्फ फंक्शंस को इंपोर्ट करना है या कॉल करना है अपने प्रोग्राम में और सही तरीके से लिख देना है ताकि वो प्रॉपर्ली यूज हो पाए।
One such purpose of using scanner class is to take input from the user at runtime. स्कैनर क्लास के अंदर जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनमें से कुछ फंक्शंस का नाम अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर दें तो फर्स्ट थिंग इज नेक्स्ट int function. This is a function which is used for when we are taking input from the user and this input is of int type. आप अगर एक इंटीजर टाइप का वैल्यू यूजर से इनपुट कराना चाहते हो तो स्कैनर क्लास के थ्रू अगर इनपुट करा रहे हो तो नेक्स्ट इंट आपका फंक्शन है जो यूज में आएगा. सिमिलर टू दैट वी हैव नेक्स्ट फ्लोट, जैसा कि अभी हम लोग लिखे थे. ओके, ध्यान से देखने वाली बात है कि कैसे हम लोग इसको लिख रहे हैं. नेक्स्ट एंड द डेटा टाइप नेम, वेयर द डेटा टाइप नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल एंड इन दोनों वर्ड्स के बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं है. तो नेक्स्ट इंट विदाउट अ स्पेस, वेयर आई स्टार्ट्स विद कैपिटल. नेक्स्ट फ्लोट विदाउट एनी स्पेस, एफ स्टार्ट्स विद कैपिटल. ये हो गया. सिमिलर टू दैट वी आल्सो हैव नेक्स्ट डबल. ठीक है, नेक्स्ट डबल फंक्शन. अगेन इनके साथ हम लोग ब्रैकेट जोड़ते जा रहे हैं, मतलब दीज आर द इनबिल्ट फंक्शंस, है ना. नेक्स्ट इंट इज अ फंक्शन, नेक्स्ट फ्लोट इज अ फंक्शन. हाउ टू टेक इनपुट फॉर अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप. हाउ टू टेक इनपुट फॉर अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है. फर्स्ट इज नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज नेक्स्ट लाइन फंक्शन. अब ये नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन क्या है. सी, लेट्स कंसीडर कि हमें एक प्रोग्राम में अपना नाम लिखना है एंड वी आर ओनली सपोज टू राइट ओनली आवर फर्स्ट नेम, है ना. लेट्स से प्रेरणा, सरिता, या हम अपना नाम लिख रहे हैं. तो हम लोग सिर्फ एक सिंगल वर्ड अगर कहीं लिख रहे हैं वहां पे हम लोग नेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन won't be able to take multiple words या एक sentence. So for single word input we are considering next function. On the other hand multiple words input के लिए, जैसे आप अपना complete name लिख रहे होगे, प्रेरणा कुमारी, राशिद अनवर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, या एक मल्टीपल वर्ड्स लिख रहे हो, ही इज अ बॉय, दे आर गोइंग, एक सेंटेंस लिख रहे हो, एक पैराग्राफ लिख रहे हो, एक पैसेज लिख रहे हो, उसके लिए यू हैव टू कंसीडर नेक्स्ट लाइन फंक्शन. सो सिंगल वर्ड इनपुट के लिए नेक्स्ट फंक्शन हमारे लिए अच्छा है. मल्टीपल वर्ड्स इनपुट के लिए नेक्स्ट लाइन हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन है. तो स्ट्रिंग के लिए दो ऑप्शंस आ गए. नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए क्या करना चाहिए सर. कैरेक्टर के लिए हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन डॉट char at 0. ठीक है, इतना पूरा लिखना पड़ता है. नेक्स्ट फंक्शन डॉट char at कैरेक्टर एट इंडेक्स 0. इंडेक्स का बात हम लोग अरे में पढ़े हैं, अरे में समझे थे कि इंडेक्स होता है ना. एन अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0. तो उसी के बेसिस पे ये 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर रहे हैं या जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो कैरेक्टर कैसे जाएगा, तो नेक्स्ट फंक्शन डॉट char at 0. एंड ग्रेजुअली हम लोग जब स्ट्रिंग फंक्शन तक पहुंचेंगे तो इन सारी चीजों को हम लोग कवर अप कर लेंगे. ठीक है, तो सिमिलर टू दैट सो मेनी डिफरेंट इनबिल्ट फंक्शंस आर अवेलेबल. ऑल दीज फंक्शंस आर रिसाइडिंग और आर अवेलेबल इनसाइड द स्कैनर क्लास. ठीक है, एक हायरार्की आपको समझना पड़ेगा. फंक्शंस अवेलेबल होते हैं क्लास के अंदर, अभी फिलहाल इतना है, नेक्स्ट लेवल पे बता रहे क्या है. ठीक है, सो ऑल दीज फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस आर अवेलेबल इनसाइड वन क्लास दैट इज नोन एज स्कैनर. ठीक है, स्कैनर क्लास एस स्टार्ट्स विद कैपिटल. स्कैनर क्लास के अंदर इतने सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं. ऑल दीज फंक्शंस आर रिलेटेड टू आवर प्राइमरी डेटा टाइप्स, जहां पे हम लोग इनपुट जब कराते हैं यूजर से एट रन टाइम. सो अगर वो डेटा टाइप हमारा इंट टाइप का है तो वी आर गोइंग टू यूज नेक्स्ट इंट फंक्शन. वो इनमें से किसी टाइप का है तो उसी टाइप का हम लोग डेटा टाइप यूज कर रहे होंगे इनपुट कराने के लिए. फाइन, हाउ टू यूज दिस. ठीक है, हाउ टू use this. Since now try to recall, in C we always used to write hash include stdio.h, hash include string.h, hash include math.h, है ना. ये सब क्या थे, header files थे हमारे पास. So similar to that, since these functions are available inside a particular class, that is scanner class, हमको इस scanner class को पकड़ के लाना पड़ेगा. भाई तुम लाइब्रेरी में कहीं तो होगे ना,
तुमको हम पहले कॉल तो कर लें, अपने प्रोग्राम में जोड़ तो लें। जब तक हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट या कॉल नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते अपने प्रोग्राम में, हाउ वुड आई बी एबल टू यूज दीज फंक्शंस, बिकॉज अल्टीमेटली दे बिलोंग टू स्कैनर क्लास। तो भाई पहले स्कैनर क्लास को बुला लो, है ना, स्कैनर क्लास आ जाएगा तो ये फंक्शंस भी मेरे पास रेडिली अवेलेबल हो जाएंगे। सो एक हायरार्की है, इन ऑर्डर टू यूज एनी इनबिल्ट फंक्शन, आपको उस इनबिल्ट फंक्शन का रिसाइडिंग क्लास या जिस क्लास के अंदर वो लोग रिसाइड कर रहे हैं उसको पहले कॉल, इसको पहले इनवाइट, उसको पहले इंक्लूड करना पड़ेगा अपने कोड में। एंड टू डू दैट वी हैव दिस लाइन, ठीक है, वी हैव दिस लाइन, import java.util.star। आप इस लाइन को वैसे ही ट्रीट करो जैसे एक हेडर फाइल हमारे पास सी में होता है, हैश इंक्लूड करके। तो ओनली डिफरेंस इज दैट हियर वी आर इंपोर्टिंग। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मीनिंग हम सब समझते हैं, इंपोर्ट मतलब कहीं से कुछ चीज को इंटरनली लेकर के आना, है ना, दूसरे कंट्री से आप सामान इंपोर्ट करते हो। सो सिमिलर टू दैट वी आर इंपोर्टिंग समथिंग आउट ऑफ दिस लाइन, ठीक है, बाहर कहीं से हम इंपोर्ट करें तो कहाँ से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लाइन हमें कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो फॉर दैट सेक आई एम जस्ट चेंजिंग दिस ओवर हियर, स्कैनर। ये क्या बोल रहा है, इंपोर्ट करो इस स्कैनर क्लास को which is available inside this utility package and which is available inside the Java language, ठीक है। एक हायरार्की बन गया कंप्लीट, जैसे हम लोग पढ़े ना क्लास के अंदर फंक्शंस रहेंगे, तो सिमिलर टू दैट ये क्लास किसके अंदर रहेगा, एक कंटेनर के अंदर रहेगा जिसका हम लोग नाम पैकेज बोलते हैं। So scanner class is available inside util package, which is again also a shortcut for utility package. So whenever you have to import, you have to use scanner, आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, import java.util.scanner। So एक कंटेनर के अंदर एक स्कैनर क्लास है, आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, और ये कंटेनर या पैकेज कहाँ अवेलेबल है, इट इज रिसाइडिंग इनसाइड द जावा क्लास, सॉरी जावा लैंग्वेज, ठीक है। सो इनसाइड द जावा लैंग्वेज वी हैव द we have sorry, okay, so inside the Java language we have the container or the folder also known as package। here we are using util as the package because util package के अंदर ही हमें अपना scanner class मिलता है, ठीक है। instead of writing scanner class we can also write this asterisk symbol। इसका मतलब क्या है, we are trying to import all the classes which are residing inside the util package, ठीक है। we are trying to import all the classes which are residing inside the util package। अगर आपको कोई सिंगुलर क्लास का नाम पता है जिसको आपको यूज करना है तो उस क्लास का नाम लिख दो, जैसे हम लोग स्कैनर लिखे थे अभी कुछ देर पहले। नहीं लिखने का मन है, आप स्टार सिंबल लगा दो। It does not make any single change to our program, but only thing is that it gives us freedom कि उस स्कैनर क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है हम सबको यूज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये यूटिल के साथ अगर हम स्कैनर लिख देते तो इसका मतलब क्या है, स्कैनर के अंदर जितने फंक्शंस अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ उनको ही यूज कर पाएंगे। और अगर स्टार लगा देते तो क्या होता है, उस यूटिलिटी पैकेज के अंदर जितने भी classes हैं, like scanner class or other classes are there, I can use all the classes or the functions inside all the classes। So both for us for the time being mean the same thing, either scanner लिख दो या star symbol लगा दो, okay। So this line is very much important, without this scanner class won't work। ये एक रीजन हुआ। सेकंड थिंग, एक और चीज मिस आउट हो गया हमारे साथ, this line, this is again a concept of object oriented programming we can see, where we have for the first time introduced the concept of objects, है ना। हम लोग किसी पहले सेकंड क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ऑल दोस थिंग्स। सो इन दिस प्रोग्राम वी हैव, जावा के तो हर प्रोग्राम में हम लोग क्लास यूज करते ही हैं मिनिमम। दिस इज द प्रोग्राम वेयर वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए हम लोग को इस प्रोग्राम में, ठीक है। रूल बहुत सिंपल सा है, यू हैव योर ओन क्लास। इस प्रोग्राम को हम जब बना रहे हैं तो इसमें एक क्लास हम लोग अपना यूज कर रहे हैं, है ना, अपने क्लास यूज कर रहे हैं। यूजर अपने क्लास के अंदर किसी दूसरे
क्लास का कोई कंपोनेंट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता. अगेन आई एम स्टेटिंग, inside a user defined class, a user cannot use any predefined class or any other class या any other function of any other class directly. ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा पहले. So since in this program we are trying to use the scanner class, yeah, the component of scanner class, क्या है component, next float is a function which is a component of a scanner class. हम इस component को use करना चाहते हैं अपने program में, तो वो बोला नहीं, directly नहीं, rule क्या बोलता है, आप पहले अपने scanner class का object बना लो. So we created the object. This is how you have to create the object. अभी हम स्कैनर क्लास का बना रहे हैं, आगे चल करके हम लोग अपने अपने इनबिल्ट क्लासेस का भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाएंगे. द रूल इज वेरी सिंपल. Write down the class name, space, write down the object name, ob, obj, object, os, ठीक है, scin, कुछ भी नाम छोटा सा आप सपोज कर लो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो ऑब्जेक्ट की बेसिस पे, है ना. स्कैनर gits, न्यू स्कैनर, समथिंग लाइक दैट. अगेन इट विल ऑल्सो डू. ठीक है, कोई भी नेमिंग आप उठा लो दुनिया का, सिंगल एक वर्ड होना चाहिए, उसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट का नाम बना सकते हैं. So whatever rules we have for declaring or naming a variable, same applies for writing the name for an object also. But we try to keep it as small as possible. Okay. So scanner is the name of the class, space, object name, equal to, then we have new keyword. Okay. New is a keyword. ठीक है, इसका पर्पस है इंस्टेंशिएट करना. ठीक है, उसका मीनिंग हम लोग आगे चल के देखेंगे है क्या. And again we have the scanner which is again the class name, या यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं constructor name. So first of all you have to write the class name, then the object name, equal to, new is the keyword, again you have to write the class name, and inside the parenthesis you have to write system.in, है ना, because हम लोग scanner class किस लिए ले रहे हैं, input करवाने के लिए, तो that's why we have to write system.in. And again जहाँ पे हम लोग को किसी चीज को print करना रहता है, there we use the command system.out, है ना, system.out.print, println. ये सब कहाँ यूज करते हैं, जब हमको कुछ एग्जीक्यूट करा के प्रिंट करा के दिखाना है. यहाँ तक क्लियर है. वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. सर Sure. स्कैनर को अब एक क्लास और एक क्या बोले थे? कंस्ट्रक्टर. ओके सर. ठीक है. सो फॉर एवरी प्रोग्राम आज के बाद हम लोग जो भी लिख रहे हैं, अगर उसमें हम लोग स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं, तो अ मिनिमम दिस लाइन हैज टू बी देयर. इट इज कंपल्सरी. इस लाइन में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को चेंज कर सकते हैं, दैट इज दिस ऑब्जेक्ट नेम. ओके, में हमने ओबी लिया है, कोई एससी लेगा, कोई आईएन लेगा, कोई टीके ले लेगा, वट एवर नेम यू विश यू कैन कंसिडर. नाउ तो पहला हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया अपने क्लास को, जो कि एक पैकेज के अंदर था. करने के बाद हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. वेरिएबल डिक्लेयर के तुरंत बाद हम लोग अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं. ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक इनपुट स्टेटमेंट के बाद जहां पे हमको इनपुट लेना है, वहां पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम. ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम ओबी डॉट whichever function you want to use over there. Since d is a variable of float type, that's why we have to write next float function. ठीक है, तो ob ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम जो भी हमारा है, एंड देन प्रोसीजर जैसा चलता है वैसा चलेगा. सो ये जो बात हम लोग नेक्स्ट फ्लोट के लिए बोल रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रिमिटिव डेटा टाइप फंक्शंस व्हिच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर. ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. Clear. नो सर. Fine. So this was all about how to take input from the user at runtime using the scanner class. ठीक है. Now moving forward, before I move into the next segment, next sector, we have understood all the small components in C, that is the variables, data types, constants, keywords, all those
definitions and their purposes have been mentioned in C. I hope so कि आप लोग के माइंड में कहीं ना कहीं ये सब चीज होगा या आपके पास नोट्स सफिशिएंटली अवेलेबल होंगे. सो वी आर टोटली गोइंग टू स्किप आउट ऑल दोज थिंग्स बिकॉज ये कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है. हाँ, चेंज क्या हो रहा है, लेट्स से कि सी में हमारे पास 32 कीवर्ड्स थे, तो जावा में वो 32 कीवर्ड्स बढ़ गए होंगे. ठीक है, आपको बस यही जानना है कि जावा में कीवर्ड्स बढ़े हैं, कितने हो गए हैं करेंटली. ठीक है, और नए नए कौन कौन से कीवर्ड्स आ गए हैं, क्या पुराने कोई कीवर्ड्स हटे भी हैं सी से जावा तक आने में. ओके, आपको बस यही चीज समझना है. जहां पे रूल्स अगर कोई स्पेसिफिकली चेंज हो रहा है दैट आई विल मेंशन इट आउट. अदरवाइज बाकी सारा चीज जो हम लोग पढ़े थे सी में वो बहु उसको वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया गया, बिकॉज वन सच रीजन इज दैट वो एक स्टैंडर्डाइजेशन वर्जन था. ठीक है ना, हमारा जो फंडामेंटल एस्पेक्ट था, पिलर्स जिसको बोल सकते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज, वो सी बना करके गया. तो ऐसा नहीं था कि हम एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या नया ओपी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो हम पूरा का पूरा सी को डिस्कार्ड कर देंगे. नहीं, जो चीज वहां पे एकदम कोर कॉन्सेप्ट पे रूल्स बना रहे थे, ठीक है, उसको वायलेट नहीं करके हम लोगों ने उस चीज को वैसे ही एक्सेप्ट किया. हाँ, लॉजिक में अगर कहीं कोई चेंजेस आता है दैट इज अनदर थिंग, बिकॉज लॉजिक के बेसिस या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे थे, कुछ नए फंक्शनैलिटीज को ऐड करने के लिए नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे थे. अगर उस चीज को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा देन देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन द टू लैंग्वेजेस. ठीक है, लेकिन कोर पे जो हमारे पास है, वेरिएबल नेम, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, व्हाट आर द रूल्स फॉर दीज थिंग्स, जैसा सी में था हूबहू जावा में वैसे ही आया है. So that you have to recall. Now I'll give you all 2 minutes to write a program where we are testifying the if else condition. ठीक है ना, हम बस इतना बोल दे रहे हैं, नॉट स्टेटिंग द क्वेश्चन एग्जैक्टली, यहाँ पे हमको चेक क्या करना है. आप कोई भी एक प्रोग्राम सी में इफ एल्स के द्वारा जो हम लोग बनाए थे, छोटा सा प्रोग्राम बना करके शो कर दीजिए. इज इट पॉसिबल, हो पाएगा Yes, sir. सरिता, खुशी? Yes, sir. Try. Yes. हाँ, क्विकली पेन पेपर पे आप सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व करके अपने पास रखो ताकि विल डू ए कंपैरेटिव एनालिसिस. ओके, जस्ट आई एम गिविंग यू 2 minutes. Okay, sir. Is it done for everyone? Yes, sir. Okay. I'll try to write down the same thing in Java. ठीक है, हो सकता है हम लोग का क्वेश्चंस डिफर कर जाए, बट स्टिक टू द सिंटैक्स एज स्ट्रक्चर जो हमारा है इफ एल्स का, उस पे ध्यान देते हैं.
So let's say I have considered two variables x and y. हम यूजर से नहीं लेके अभी मैन्युअली खुद से ही वैल्यू दे दे जस्ट टू सेव आवर टाइम. 12 y equals 10. And I'm asking if x equal to y. Okay. So this is the structure of how we are writing if else in Java. Let's try to run this program. ठीक है. Do you see any changes as compared to C in the structure of if else that we have written in Java? Not a single bit. जैसा C में था वैसा ही Java में है without any altercation. So if else, if, nested if, switch, these were the 5 things that we have covered in C. आप उसको totally replicate कर दो in Java. Yes, printf scanf की जगह कुछ नया हमारे पास आ गया system.out.print या system.out.println. Apart from that, not a single thing has changed. The structure, the syntax has not changed. So we have carried forward the legacy of C. और इन सब चीजों के रिगार्डिंग जो हमारे पास स्ट्रक्चर था सिंटैक्टिकल वो वैसे ही फॉलो हो गया. सो इफ यू ऑल आर इन टच विथ सी, आप उसके लॉजिक्स पे काम कर रहे हो, you can try the same programs, you can convert the same programs in Java also. So is it fine if we skip out this thing? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Next. Again, I'm giving you 2 minutes to go back and write a program using any one loop, either for, while or do while. Okay, just giving you 2 minutes. हो गया सर. Okay,
Okay, so this is one another program where we have used a loop, while loop specifically, जहाँ पे हम लोग एक range तक print करा रहे हैं. Again, if you compare the syntax, it has been totally copied from or picked from the syntax that we have used in C. So again, for while do while इनका भी जो structure है, logical behavior है, वो वैसा का वैसा ही है जैसा C में था. So at least that aspect where we have to deal with conditions and loops in Java, that aspect we have touched in C. We know the structure how to write. The only thing is that system.out.println या ये change होता है. How to print a variable वो change हो रहा है. वहाँ पे हमारे पास format specifiers हुआ करते थे printf के साथ. यहाँ पे कोई format specifier वाला हिसाब नहीं है. You simply have to write down the variable's name. Okay, so I would suggest all the complicated programs that we have tried and understood in C, that is related to the logics, that is strong number, Armstrong number, magic number, perfect number, right? ऐसे कोई भी numbers जो हम लोग पढ़े हैं सीखे हैं, उन सबको आप practice करते हुए जाओ ताकि आपका C का revision भी हो जाए और Java भी हमारा practice में जल्द से जल्द हो जाए. Because see, the ultimate thing is that हम लोग को वो components and वो syllabus में भी mention है, वो सारे components हमको cover up करना चाहिए जो कि C में नया features आया है. That is the features of object oriented programming, right? उस पे हम लोग को ज़्यादा emphasize करना पड़ेगा. ये logics हमारे पास practice के लिए हैं, daily basis पे आप practice करते रहिए. Now, coming back to the operators, we had the uh, arithmetic operator, that is plus, minus, multiply, divide and modular divide. 5 operators were there. We have the relational operators where we have less than, equal to, greater than, equal to and not equal to. We have the logical operators where we have the logical and, logical or and logical not, जहाँ पे वो एक लॉजिक को डिफाइन करता है एक कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए, वेदर ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू या सम ऑफ द इट इज ट्रू, इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव द बिट वाइज ऑपरेटर्स. ठीक है, तो आज उस बिट वाइज ऑपरेटर को हम लोग थोड़ा कंसिडर करते हैं. बिटवाइज ऑपरेटर्स. ठीक है, बिटवाइज में भी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दो है जो इसको हम लोग को समझना चाहिए. लेफ्ट शिफ्ट एंड वी हैव द राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स. ओके, अगेन यहाँ पे हमारे पास बिटवाइज में हमारे पास बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है एंड बिटवाइज नॉट है. जो लॉजिकल में 3 था, लॉजिकल एंड और एंड नॉट, उसी का बिटवाइज लेवल पे भी हमारे पास काम करता है. So let's try to understand what does this bitwise operator deals with. Okay. Now let's say I'm having an integer type of variable int x equal to, I'll consider a value as 15. Okay. We have one more value int y equal to let's say 11. ठीक है, दो odd values हम लोग ले. And we have been asked to solve int z which is equal to x and y and print the result.
Okay, value of z is equal to z. Let's try to run this program first, then we'll discuss है क्या. Value of z is equal to 11. Okay. Now, I want all of you must be ready with your pen and paper. Try to write the binary value of x, that is 15. 15 एक numeric value है integer format में, उसका binary value निकालते हैं. So most likely the binary equivalent of 15 would be 1001 what 01 शायद 1 2 4 8 16 तक चला गया, तो लास्ट वाले को हमको स्किप आउट करना पड़ेगा. ऑल दिस 15, आई थिंक ये 15 है. 8 Yes, sir. प्लस 4 बार 1. 2 है ना 15. दिस इज 15. 11 का अगर हम बाइनरी निकालते हैं तो आई थिंक 1011. Yes, sir. ठीक है, ये हो गया. So once we have got the binary equivalent of both the integer values, यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है x and y. ठीक है ना, x and y. लॉजिकल एंड ऑपरेशन का सिंपल सा रूल क्या है, आप इन दोनों को ना ऐसे टॉप डाउन कंपेयर करोगे डिजिट वाइज. ठीक है, x का इस पोजीशन पे और y के इस पोजीशन पे, अगर दोनों पोजीशन पे वैल्यू 1 है तो रिजल्ट आपका 1 मिलेगा. अगर दोनों कंपैरिजन में एक वैल्यू भी 0 है जैसे कि यहाँ पे, तो रिजल्ट आपको 0 दे देगा. ठीक है, इसका मतलब है जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, सॉरी इसको इसके साथ बिट वाइज, तो 1 and 1 है तो रिजल्ट 1 दे देगा उस पोजीशन पे. उससे प्रीवियस वाले डिजिट का भी अगर कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1 है, उसके नीचे भी 1 है, तो अगेन ये रिजल्ट 1 दे देगा. यहाँ पे एक 1 है और एक 0 है, तो नहीं एक यहाँ पे रिजल्ट 0 दे देगा, बिकॉज हमारे पास दोनों के दोनों इनपुट का वैल्यू 1 होना चाहिए, तब वो रिजल्ट 1 देता है. अगेन यहाँ पे दोनों इनपुट हमारे पास 1 है तो आउटपुट 1 दे रहा है. तो अल्टीमेटली हमको रिजल्ट में भी 1011 ही मिल रहा है, जो कि इक्विवेलेंट है 11 के, एंड दैट्स व्हाई रिजल्ट में भी हमारे पास 11 ही आ रहा है. समझ में आई बात? Yes, sir. So the idea is you have to be in touch with the binary equivalent. Binary में convert कैसे करते हैं decimal number को. ठीक है, you have to keep dividing it by 2 और रिमाइंडर में जो आ रहा है either 0 या 1 जो आएगा उसको आपको साइड में लिखते हुए जाना है, उसी को बाइनरी कन्वर्ट कर देते हैं. फाइन, लेट्स कंसीडर वन मोर वैल्यू. यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा वैल्यू कंसीडर कर लें, अगर इट्स 23. ठीक है ना, 23. अब यहाँ पे 7 आ गया. ठीक है, सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि 7 कैसे आ रहे, काइंडली इस पे वर्कआउट करके देखिए. ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप कर लेंगे. तो लॉजिकल एंड में क्या बोल रहा है, दोनों बिट वाइज के पोजीशंस आप देखो, मतलब आप अपने दोनों नंबर का बिट बाइनरी वैल्यू लिख दो, पोजीशन बाय पोजीशन दोनों का बिट वैल्यू को कंपेयर करो. अगर दोनों के सेम पोजीशन पे बिट वैल्यूज 1 है तो आउटपुट 1 आएगा. अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा. ये है लॉजिकल बिटवाइज एंड के बारे में. बिटवाइज और क्या बोलता है कि दोनों पोजीशन में कोई एक पोजीशन पे भी आपको 1 मिल जाता है तो आउटपुट 1 होगा. अदरवाइज अगर दोनों इनपुट 0 है सेम पोजीशन पे तो आउटपुट भी 0 होगा. सो बिटवाइज और जो है वो मिनिमम पे चलता है कि मिनिमम एक इनपुट हमको 1 मिल जाए तो आउटपुट 1 कर देंगे. ऑन द अदर हैंड बिटवाइज एंड जो है वो स्ट्रिक्ट है, वो बोलता है कि सारे इनपुट मेरे जो है या उस पोजीशन के सारे वैल्यूज जो है वो 1 होंगे तभी हम आउटपुट 1 करेंगे, अदरवाइज 0 हो जाएगा. So this is how the bitwise and bitwise or will work. Bitwise not का क्या है, it's just the opposite. If a position is having 1, it will get converted into 0.
अगर उस पोजीशन पे वैल्यू हमारे पास 0 था तो उसको कन्वर्ट करके 1 में कर देगा. So it's only for the conversion. Next big things are the concept of left shift and right shift. Again let's say कि 15 हमारे पास दिया हुआ है और इसको अभी कमेंट लाइन में डालते हैं. We write x left shift 2. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं. देखते हैं आंसर क्या आता है. 60. ठीक है, 60 आया. एनीवन who would like to justify कि 60 कैसे आया? सर जैसा मैंने पढ़ा ये बिटवाइज लेफ्ट ऑपरेटर में, तो ये बाइनरी नंबर जो होगा 15 का दैट इज 1111 एंड अब इसको हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे. तो लेफ्ट में जब अगर शिफ्ट होता है तो ये जो बाइनरी नंबर है हमारे पास 111, उसके लेफ्ट एंड राइट में सारे को हम लोग कंसिडर करते हैं एज 000 अवेलेबल है. अगर हम लोग दो उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे अपनी जगह से तो ये आ जाएगा सर 1100. तो ये 1100 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे वापस से अपने इंटीजर में तो 60 आता होगा. वो एक बार देखना होगा सर. You are partially correct and partially incorrect. आपने बताया कि हाँ बिटवाइज है तो हम लोग उसको शिफ्ट करते हैं दो पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में बिकॉज लेफ्ट शिफ्ट यूज कर रहे हैं. तो हमारा आंसर 1100 नहीं आएगा, 111100 आएगा. अगर 1100 आ रहा तो 1100 किसके इक्विवेलेंट होगा प्रेरणा? ये तो 4 and 8 12 के बराबर हो जाएगा. हाँ यस सर 1100 तो 12 के. यस यस ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर किसी को समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, हम लोग एक बार में देख लेंगे. सी व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15? लेट्स राइट इट डाउन. वी हैव 1111. ठीक है, ये 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट है. हमें बोला गया है कि इसको लेफ्ट शिफ्ट करो 2 पोजीशंस. मतलब क्या है? एवरी बिट वैल्यू विल शिफ्ट फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड 2 पोजीशंस. ठीक है, अपने पोजीशन से वो लेफ्ट साइड में 2 पोजीशन शिफ्ट करेंगे. ठीक है, इसका मतलब है कि 2 पोजीशन के लिए हम लोग यहाँ पे ना स्पेस बना लेते हैं जैसे ऐसे. एक पोजीशन, दूसरा पोजीशन, 2 पोजीशन एंड देन वी हैव द 4 वैल्यूज. सो दिस पहला वन जो है हमारे पास ये शिफ्ट होकर के पहले आएगा इस पोजीशन पे, फिर यहां से शिफ्ट होकर के आएगा या इस पोजीशन पे. तब वो 2 बिट मूव किया है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो वो वन जब यहाँ हमको मिल जाएगा तो उसका जगह तो खाली होना चाहिए. इसका जगह अब जब खाली होगा तो वहां पे एक अंडरस्कोर कर देते हैं, ब्लैंक स्पेस आ गया. तो अगेन उसी तरह से सारे बिट वैल्यूज को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे. तो अब नया वाला ये जो वन है वो इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा. दिस वन विल गेट डिप्रिशिएटेड कुछ इस तरह से. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारे वन वैल्यूज हमारे इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे 1 एंड देन 1 मोर 1. और ये जो 2 एम्प्टी स्पेसेस हमारे पास बचेगा इसमें हम लोग क्या करना, हम लोग को इसको फिल करना है विथ जीरोज. जो एम्प्टी स्पेसेस रहेगा उसको 0 से फिल कर देना है. तो ये हमारे पास रिजल्ट मिला. अब इसको अगर हम लोग रिकैलकुलेट करते हैं, रिकन्वर्ट करते हैं तो वी हैव 0 0 1 2 4 8 16 32. So 16 plus 32 plus 8 plus 4 is how much? 32. I think it is turning out to be 60. 60 sir. ठीक है, and that's why यहाँ पे रिजल्ट जो हमें प्रिंट किया वो 60 किया है. Any doubt till this position? खुशी नो सर. सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक, हमारे पास एक्चुअल नंबर क्या था? 15 बोला गया है, x का वैल्यू 15 लिया गया है. तो 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये 1111 आता है. ठीक है, ये कन्वर्जन आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे अवेलेबल है. नहीं समझ में आएगा कभी पूछ लेने से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है.
ना हमें बोला गया कि इन बिट वैल्यूज को लेफ्ट शिफ्ट कीजिए 2 पोजीशंस। तो लेफ्ट साइड में 2 पोजीशंस हम लोग बना लेते हैं पहले इस तरह से। अभी ये सिनेरियो बन गया है, यू हैव द एक्चुअल वैल्यू दैट हैज टू बी शिफ्टेड लेफ्ट साइड 2 बिट वैल्यूज, ये 2 पोजीशंस। तो पहला वैल्यू जो है वो अपना 2 पोजीशन शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड, तो पहला और दूसरा, तो यहाँ पे आकर के वो पहुंचेगा, दैट विल बी 1। अब हमारे पास एक स्पेस अवेलेबल था और ये यहाँ पे से निकल करके चला गया पहले, तो उसकी जगह पे नया स्पेस बन गया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन जो बिट वैल्यू है, ये अगेन अपना 2 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ओके, ये अपना 2 पोजीशन लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से मिलेगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बिट वैल्यू को लेफ्ट साइड 2 पोजीशन शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली सारा जो 1 1 था सब शिफ्ट तो हो जाएगा इस साइड में, 1 देन अगेन वी हैव 1। अब ये दो जो एम्प्टी स्पेसेस बच गए, इनका क्या करना है, ठीक है, इनका क्या करना है, तो दैट हैज टू बी फिल्ड यूजिंग जीरोस। हम अपने से 1 नहीं डाल सकते, बट आई कैन फिल विद जीरोस। अब ये मेरा एक्चुअल नया नंबर बन गया, नया वैल्यू बन गया। इसको दोबारा से अगर हम लोग नंबर्स में इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो दिस टर्निंग आउट टू बी एज 60। तो अगर आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन में कंफ्यूजन है, काइंडली गो बैक टू द आर्टिकल एंड रीड इट आउट, ट्राई टू एनालाइज कि सॉल्व कैसे हो रहा है। नहीं समझ में आने से आई विल कंडक्ट वन सेपरेट क्लास फॉर दिस। ठीक है, ये तो लेफ्ट शिफ्ट का। लेफ्ट शिफ्ट में हम लोग क्या रियलाइज कर रहे हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है इनपुट में, लेफ्ट शिफ्ट जब हम करते हैं तो वैल्यू हमको हमेशा एक्सपैंड होके मिलता है। इनिशियल वैल्यू 15 था, लेकिन हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, 60। तो लेफ्ट शिफ्ट में हमेशा आपको इनपुट से ज्यादा बड़ा वैल्यू मिलने वाला है। ये एक ट्रिक है आंसर समझने के लिए। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होगा, हमारे पास जो भी वैल्यू हम इनपुट में ले रहे हैं उससे छोटा ही वैल्यू हमें मिलने वाला है, कभी भी उससे बड़ा वैल्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आप उसको कॉन्साइज कर रहे हो। ठीक है, आप उस वैल्यू को छोटा कर रहे हो, और यहाँ पे हम लोग इनलार्ज कर रहे थे उसको। ठीक है, तो ये रहा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के बारे में। दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बिट वाइज पे हम क्यों काम बता दिए ऑपरेटर्स के बारे में, बिकॉज हम लोग इस सेमेस्टर में कोशिश करेंगे ये जो कन्वर्जन जो हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम का, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, समथिंग लाइक दैट, इनका कोड्स कैसे बने, उन कोड्स को इवेल्युएट करना सीखेंगे, तब ना कुछ हम लोग नेक्स्ट लेवल का कुछ बात कर रहे हैं। अदरवाइज इट वुड बी वेरी मच easier फॉर मी कि हम वही सारे क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कर दें जो सी में पढ़े थे। इट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हाँ वही क्वेश्चंस को हम लोग सी में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन कुछ सीखे कुछ नहीं नया। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ अगर हम लोग आते हैं और उनको एनालाइज करते हैं या उन कंपोनेंट्स को समझते हैं, तब कुछ बात बनेगी। तो फॉर दैट रीजन नंबर सिस्टम कन्वर्जन आप लोग थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए। हम लोग उसको पढ़ करके कन्वर्जन एक्चुअली में प्रोग्राम के थ्रू कैसे बनाया जाए, ताकि यूजर जब ऐसे नंबर सिस्टम में हम लोग एक बाइनरी नंबर डालें तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल दे दे, या डेसिमल नंबर डाले तो उसका इक्विवेलेंट बाइनरी या कोई और दूसरा नंबर सिस्टम का कन्वर्जन दे दे। एटलीस्ट 1 से 2 प्रोग्राम हम लोग उस तरह का सीखेंगे। नाउ वी स्टिल डू हैव 15-20 मिनट्स मोर, तो ऑपरेटर्स से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई आस्क यू ऑल, आई गिव 2 to 3 मिनट्स मोर। कोई भी एक प्रोग्राम आप लोग बनाइए सी का जिसमें लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एनीवन हु नोज, रिकॉल्स, आइडिया है फंक्शन को यूज कैसे करते थे? यस सर, थोड़ा बहुत। ठीक है, कीप गोइंग प्रेरणा। खुशी, व्हाट अबाउट यू? सरिता, यस याद सर, है? बना रहे। यस प्लीज।
Is it done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's compare it with C. C में हमारे पास एक फंक्शन के रिगार्डिंग तीन कंपोनेंट हुआ करते थे. First of all, we used to write the function name and its return type with a semicolon at the just below the header file, जहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते थे, right? Then we used to call the function from the main method, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है. And then फंक्शन का बॉडी हम लोग डिफाइन करते थे कि what the function will contain, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. If you compare it in Java, जावा ने इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया कि वेरिएबल या फंक्शंस को डिक्लेयर ही नहीं करो, बिकॉज वी आर राइटिंग द सेम थिंग ट्वाइस. आप पहले ऊपर लिखते थे विद सेमीकोलन, उसी चीज को हटा करके हूबहू वही चीज तो आप यहाँ पे लिख दे रहे हो, दैट टू विदाउट सेमीकोलन. सो एक ही चीज को दोबारा लिखने का पर्पस कुछ समझ में नहीं आया. जावा ने बोला लेट्स कट इट आउट, यही चीज डिक्लेयर और डिफाइन दोनों करेगा. दिस सिंगल स्टेटमेंट इज केपेबल इनफ फॉर डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग द टू थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा हम लोग फंक्शन यूज करते थे सी में, लगभग उसी तरीके से यूज होता है. 4 कंपोनेंट वहां पे थे, विथ रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर. 4 यहाँ पे वैसे ही मिलेंगे हमें. हाँ, फर्क कहाँ पे आएगा? फर्क कहाँ पे आएगा? इफ वी रिमूव दिस कीवर्ड स्टैटिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आने वाले एक क्लास के लिए, कि स्टैटिक कीवर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है. सो फंक्शंस जब हम पढ़ते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट अ फंक्शन और द बॉडी ऑफ अ फंक्शन कैन बी ऑफ अ स्टैटिक ब्लॉक और ऑफ नॉन स्टैटिक ब्लॉक. एक स्टैटिक नेचर का हो सकता है, दूसरा नॉन स्टैटिक का नेचर का हो सकता है. सो इफ अ स्टैटिक कीवर्ड इज रिटन ओवर देयर, उससे पता कि एक बात तो ये चलता है कि उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है. वी हैव यूज्ड द कीवर्ड स्टैटिक इन फंक्शन कॉलिंग या फंक्शन डिक्लेरेशन. दैट्स व्हाई वो फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर पा रहे हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ द क्लास. बट इफ आई रिमूव दिस स्टैटिक कीवर्ड and then I run this program, see it gives us an error. Error क्या है ये पढ़ते हैं. Error लाइन नंबर 17 में बोल रहा है, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड डेमो कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट. फिर से पढ़ रहे हैं. एरर क्या बोला? नॉन स्टैटिक मेथड डेमो इज द नेम ऑफ द मेथड. सो नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट. सी, हमने अपने फंक्शन को नॉन स्टैटिक बना दिया,
उस नॉन स्टैटिक फंक्शन को हम रेफर कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑफ अ स्टैटिक फंक्शन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड मेरा स्टैटिक नेचर का, एक स्टैटिक नेचर के ब्लॉक के अंदर से हम एक नॉन स्टैटिक नेचर का फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। So there are some relationships between static, static, non-static, non-static, static, non-static, non-static, static. ये चार कॉम्बिनेशन कहीं बन रहा होगा और ये जानना बहुत ही जरूरी है बिकॉज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्जाम्स में कई बार कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने के लिए इस चीज को पूछ दिया जाता है कि स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है उसके चलते क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस एरर को ओवरकम कैसे करें? क्या हम अपने मेन मेथड को भी नॉन स्टैटिक बना दें? ठीक है ना, तब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चाहिए कि हम एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक को कॉल कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस वन। एरर दे दिया, लेकिन ये एरर दूसरे तरह का है, यहाँ पे रेड मार्क नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कुछ और डिफरेंट टाइप्स का एरर है। ठीक है, क्या बोल रहा है? मेन मेथड इज नॉन स्टैटिक इन क्लास मेन, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो स्पेसिफाई कर दिया हम लोगों को। ठीक है, ये तो स्पेसिफाई कर दिया कि आप मेन मेथड को वैसे ही लिखो। क्या ये रीजन इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं इसलिए हमको सजेशन दे रहा है कि आप अपने इंटरनल आईडी पे रन करके देख लेना, VS कोड एडिटर हो गया या फिर नेटबीन्स हो गया या ऐसा कोई भी जहाँ पे जावा का हम कोड को रन कर सकते हैं। क्या वहां पे भी ये प्रॉब्लम देता है कि एरर के साथ हमको ये स्पेसिफाई कर रहा है कि नहीं मेन मेथड को ऐसा ही लिखो? हाँ, ये स्ट्रिक्ट बाउंडेशन है हमारे लिए। आप चाहे क्लाइंट सर्वर पे लिखो या आईडीज पे लिखो या किसी भी इंटरफेस पे लिखते हो जावा का कोड, main method must always be of public nature, main method must always be of static type, main method must always be either of int or void type. So basically इस लाइन में हम we are not defined to make too much of a change, तो ये हमारा static nature का ही रहेगा। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें? तो एक रीजन तो है कि सर इसको भी स्टैटिक कर देते हैं। अब अगर क्वेश्चन में बोलता नहीं योर डेमो फंक्शन कैन नॉट बी स्टैटिक नेचर, ठीक है, हमारा जो फंक्शन जो हम बना रहे हैं वो स्टैटिक नेचर का नहीं होना चाहिए, या आप बाय मिस्टेक भूल जाते हो या आपको बोलता है कि इस कोड का सॉल्यूशन बता दो, इंटरव्यू में पूछता है कि ये कोड दिया हुआ है इसमें एरर क्या है बताओ इसका सॉल्यूशन बता दो, तो यू कैन नॉट से, यू मस्ट नॉट से कि सर यहाँ पे स्टैटिक लिख देने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। नो, देयर इज वन वे अदर पॉसिबल। क्या है पॉसिबिलिटी? अगेन गो बैक टू द सेम थिंग, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो हम लोग फंक्शन को कॉल करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास नेम इज मेन, है ना, मेन ओबी ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स न्यू कीवर्ड एंड देन द कंस्ट्रक्टर नेम न्यू मेन। दिस इज हाउ वी राइट। ठीक है, एंड देन वी आर राइटिंग ob डॉट डेमो फंक्शन नेम। अब हम जब इसको कॉल करेंगे, आई होप सो ये जस्टिफाई कर जाए। सी वी हैव द आउटपुट। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कि जब हम फंक्शन को लिखते हैं तो वो स्टैटिक नेचर का है या नहीं है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट हम लोग रन कर जाए, बट अगर वो नॉन स्टैटिक नेचर का बन जाता है, सो रूल क्या बोल रहा है, अगर आप किसी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, सो आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे। सिंपल सा रूल है। सो दैट्स व्हाई, फॉर दैट रीजन हमारे क्लास का नाम था मेन, वी कंस्ट्रक्टेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास मेन एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने अपने नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया। so, एक बहुत छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम एक टास्क के तौर पे आप लोगों को दे रहे हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि हाउ मच काइंड ऑफ होमवर्क, हाउ मच काइंड ऑफ रिसर्च यू आर ऑल एबल टू डू इट। ठीक है, काम ये करना, आपको ये रिलेशंस खोजना है बिटवीन स्टैटिक एंड स्टैटिक ब्लॉक,
between non-static and static block. जितना combination static and non-static का हो सकता है, try to find out each and every rules and possibilities and come up with the solution. Solution का मतलब आपके पास कुछ codes भी होना चाहिए उस चीज को justify करने के लिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने justify किया है. ठीक है, मानते हैं कि कल फेस्टिवल है, फेस्टिवल के बीच में या फेस्टिवल के बाद में आप थोड़ा टाइम निकालिए. इट वोंट टेक टू मच ऑफ अ टाइम. आपको क्वेश्चन पता है, समझ में आ गया कि तुमको खोजना क्या है. ट्राई टू इन्वेस्ट सम टाइम, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, मल्टीपल वेबसाइट्स पे, चैनल्स पे, आर्टिकल्स पे, एंड कम अप विद गुड सॉल्यूशंस कि सर ये सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है. हो पाएगा? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. तो आज यहीं पे हम लोग स्टैटिक ब्लॉक तक जितना सोचे थे वो हो पाया. पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग फिर अगेन नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग स्टार्ट करेंगे और कंस्ट्रक्टर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. एंड अगेन फंक्शन ओवरलोडिंग विल बी एबल टू जस्टिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टू अस. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लोग एक ओपी का नया फीचर, आज ऑब्जेक्ट तक पहुंचे हैं, नेक्स्ट हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म तक पहुंच पाएंगे. एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. sir. No? Okay, so that's it from my side. Have a good day. Happy Holi to all of you. Thank you, sir. Bye bye.